अध्याय 151। ये सम्माननीय है। हल्की पवन तलवार फुर्ती से हवा में उड़ी जैसे कि उसका अपना दिमाग हो और फिर एक बार फिर जियान चेन के हाथ में लौट आए। जियान चेन ने अपनी बाह आगे बढ़ाकर लाइट विंड स्वॉर्ड को पकड़ा जो चांदी की रोशनी में उसकी ओर चमक रहा था। ये पहले से ही खून से लथपथ था, लेकिन इसके ब्लेड की नोक अभी भी चमकती हुई दिखाई दे रही थी। जैसे ही लाइट विंड स्वॉर्ड उसके हाथ में वापस आया, तलवार के ब्लेड पर लगा खून मानो वह जीवित हो तलवार की नोक पर जमने लगा। बूंद बूंद करके यह नीचे धूल भरी जमीन पर गिरने लगा, क्योंकि पहले खून से लथपथ लाइट विंड स्वॉर्ड एक बार फिर से साफ हो गई थी। दर्पण जैसी दिखने वाली धातु ब्लेड से प्रकाश को परावर्तित करती थी और चांदी की रोशनी की धुंधली सफेद चमक बिखेरती थी। जंगल उसकी चमक में डूबा हुआ था और इसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति की आंखें चकाचौंध हो जाती। भाड़े के सैनिकों पर नजर डालते हुए उसने अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उनके शवों को छेदा और फिर उनकी स्पेस बेल्ट छीन ली। स्पेस बेल्ट उठाकर वह एक साफ जगह पर जाकर बैठ गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसने मृत झोऊ भाड़े के सैनिकों की अंतरिक्ष बेल्टें उठाना जारी रखा और कुछ ही क्षणों में उसने अंतरिक्ष बेल्टों का एक छोटा सा ढेर इकट्ठा कर लिया। जब उसने हर एक स्पेस बेल्ट को इकट्ठा करके एक साथ रख दिया तो जियान चेन ने लाइट विंड स्वॉर्ड को वापस अपने शरीर में समाहित कर लिया। एक एक करके जियान चेन ने स्पेस बेल्ट के अंदर मौजूद वस्तुओं की जांच करके उनमें से पैसे और राक्षस कोर को निकालना शुरू कर दिया और उन्हें एक ढेर में जमा कर दिया। कुछ ही पलों में 40 स्पेस बेल्ट का निरीक्षण किया गया और जियान चेन के पास राक्षस कोर और पैसे का एक छोटा सा ढेर था। कुल 300 राक्षस कोर थे। उनमें से ज्यादातर क्लास 2 राक्षस कोर थे, जिनमें से हर 10 क्लास 2 राक्षस कोर के लिए एक क्लास 3 राक्षस कोर था। लेकिन वहां एक भी क्लास 4 राक्षस कोर नहीं दिखा। ढेर में आधे सिक्के तांबे और चांदी के थे, जबकि सोने के सिक्के थोड़े से थे, जिससे तीनों के बीच कुल 500 सिक्के हो गए। लगभग 50 बैंगनी सिक्के थे और कुल मिलाकर इस ढेर से प्राप्त धन की संचयी राशि लगभग 70 बैंगनी सिक्कों के बराबर होगी। कम पैसे की वजह से जियान चेन ने राक्षस कोर और पैसे दोनों को अपने स्पेस बेल्ट में जमा कर दिया। झोऊ भाड़े के सैनिकों की लाशों और उनके स्पेस बेल्ट को पीछे छोड़कर जियान चेन उस इलाके से चला गया। उनके स्पेस बेल्ट में जो कुछ भी बचा था वह बेकार का कबाड़ था, क्योंकि हर एक कीमती चीज जियान चेन ने ले ली थी। जियान चेन बहुत दूर नहीं गया, बल्कि एक बड़े पेड़ के ऊपर छिप गया। वह जानता था कि कुछ भाड़े के सैनिक उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे उसे इनाम के लिए तियानेक्सियों कबीले में वापस ले जा सकें। हालांकि चूंकि जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला इतनी बड़ी थी और उसके भीतर का इलाका इतना जटिल था, इसलिए अगर हर 100 मीटर पर आदमी भी हो तो भी उसे ढूंढना मुश्किल होगा। अगर उसे कहीं और इंतजार करना पड़े तो भाड़े के सैनिकों के दूसरे समूह को ढूंढने में लगने वाला समय बहुत दयनीय होगा। पर्वत श्रृंखला पर हर एक भाड़े का सैनिक अभी भी इस क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश कर रहा था। झोऊ भाड़े के सैनिक पहला समूह थे जो इस स्थान पर पहुंचे थे। कुछ ही समय बाद अपने छिपने के स्थान से जियान चेन ने भाड़े के सैनिकों के एक और समूह को अपनी दिशा में आते देखा। इस समूह में केवल 10 लोग थे, जो पिछले झोऊ भाड़े के सैनिकों की संख्या से बहुत अलग था। हालांकि जियान चेन को यह आभास हो गया था कि यह समूह सेंट मास्टर्स से भरा हुआ था। उनके समूह की ताकत झोऊ भाड़े के सैनिकों से बिल्कुल भी कम नहीं थी। जैसे ही भाड़े के सैनिकों का समूह उस पेड़ के नीचे चला गया जिसमें जियान चेन छिपा हुआ था, वह अचानक अपने बसेरे से नीचे कूद गया। धीरे से जमीन पर उतरते हुए वह अचानक समूह की ओर तेजी से बढ़ा। उसके हाथ में हल्की हवा की तलवार थी और वह अपनी तलवार से बहते हुए तलवार क्यूई की जबरदस्त मात्रा के साथ आगे की ओर वार कर रहा था। जब जियान चेन ने अपनी हरकत शुरू की तो 10 भाड़े के सैनिकों ने तुरंत प्रतिक्रिया की, लेकिन जियान चेन की गति उनकी प्रतिक्रिया की गति से कहीं ज्यादा तेज थी और उसने पहले ही उनके बीच की दूरी को कम कर दिया था। अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड से उसने एक बड़ी रोशनी वाली धार के साथ भाड़े के सैनिकों में से एक के दाहिने कंधे पर वार किया। उसी समय हर एक भाड़े के सैनिक ने अपने संत हथियार निकाल लिए थे और वे गुस्से में गुर्रा रहे थे। पीछे के भाड़े के सैनिक जियान चेन को एक घेरे में फंसाने की उम्मीद में आगे की ओर भागने लगे। जियान चेन ने उस आदमी के दाहिने कंधे से अपनी तलवार निकाली और तुरंत खुद को रक्षात्मक स्थिति में ले लिया, क्योंकि संत मास्टर्स ने उस पर हमला कर दिया था। एक चांदी के सांप की तरह लाइट विंड स्वॉर्ड दूसरे भाड़े के सैनिक की ओर आगे बढ़ी। लक्षित भाड़े के सैनिक ने हमले को रोकने के लिए जल्दी से अपनी तलवार निकाली, लेकिन हल्की पवन तलवार इतनी तेज थी कि उसकी सुरक्षा तुरंत ही ध्वस्त हो गई और अंततः उसके दाहिने कंधे पर वार किया गया। तुम मौत चाहते हो? अपने ही एक सैनिक को क्षतिग्रस्त होते देख हर दूसरा भाड़े का सैनिक क्रोधित हो गया, क्योंकि और भी अधिक संत बल उनके संत हथियारों में घुस गए थे।
बिना किसी दया के उन्होंने अपने संत हथियार के साथ जियान चेन की ओर अपना पीछा जारी रखा। जियान चेन ने फुर्ती से 10 मीटर पीछे की ओर उड़ान भरी, जिससे तलवार के वार हवा में ही रह गए। बाकी बचे हुए संत हथियार फर्श पर गिर गए, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। जियान चेन ने अपने दाहिने हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी, जिसकी नोक नीचे जमीन की ओर थी, जबकि उसकी आंखें भारे के सैनिकों को घूर रही थीं। हम पर इस तरह से हमला करने की हिम्मत करने के लिए तुम जीने से थक गए होगे, कमीने। एक बड़े मजबूत व्यक्ति ने अपनी विशालकाय 2 हाथ वाली तलवार को जियान चेन पर वार करने के लिए उठाया और गाली दी। बंटू। इससे पहले कि वह आदमी एक कदम आगे बढ़ पाता, एक और अधेड़ उम्र का आदमी उसे रोकने के लिए आगे आया। बंटू नाम के व्यक्ति ने उसे रोकने वाले को गुस्से से घूरते हुए कहा, मुजियान, तुम मुझे मत रोको, क्या तुमने उस कमीने को हेडो और एरिक को घायल करते नहीं देखा? मुजियान नाम के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और बंटू को नजरअंदाज करते हुए जियान चेन की ओर देखा। साथी मित्र, मुझे नहीं पता कि आपने अचानक हम पर हमला क्यों किया। आप यहाँ जियान चेन नामक व्यक्ति को ढूंढने और पकड़ने आए हैं, जियान चेन ने कहा। यह सुनकर म्यूजियान नाम के व्यक्ति ने जियान चेन के हाथों में लाइट विंड स्वॉर्ड को देखा। जैसे उसे कुछ एहसास हुआ, उसके चेहरे पर एक बड़ा बदलाव आया और वह चिल्लाया, क्या तुम जियान चेन हो? ये सही है, मैं जियान चेन हूँ। जियान चेन मुस्कुराया, लेकिन यह एक अलौकिक प्रकार की मुस्कान थी। ये सुनकर 10 भाड़े के सैनिकों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे पर उत्साह की झलक थी। उन्हें नहीं लगता था कि वे जियान चेन को ढूंढ पाएंगे, लेकिन उसे यहाँ ढूंढने के लिए अगर वे उसे पकड़ पाते हैं तो 10,000 बैंगनी सिक्कों का इनाम उनका होगा। हालांकि मुजियान के चेहरे पर खुशी के भाव के बजाय केवल एकाग्रता का भाव था। तो आप जियान चेन हैं, ये भी बात करना बंद करें। जैसे ही एक भाड़े का सिपाही मुस्कुराकर कुछ कहने वाला था, मुजियान ने तुरंत उसे रोक दिया। उसे घूरते हुए मुजियान ने जियान चेन की ओर मुड़कर अपने हाथों को एक साथ जोड़ते हुए कहा, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ सम्मानित व्यक्ति अपने सैन्य कौशल के लिए जाने जाने वाले सम्मानित जियान चेन होंगे। यहाँ इस व्यक्ति का नाम मुजियान है। सुंदर और सम्मानित जियान चेन को देखने में सक्षम होना वास्तव में 3 जन्मों के लिए पर्याप्त आशीर्वाद है। अध्याय 152 अनिर्णय। जियान चेन हंसा और बोला, आप मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं माननीय मुजियान, वास्तव में मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं। मुझे लगता है कि आपके आदमियों का समूह मुझे खोजने के लिए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में भी घुस गया है। ये सही है, हम तुम्हें पकड़ने आए हैं। जिसे मुजियान ने पकड़ रखा था, उसने जोर से कहा था। उस आदमी की बात सुनकर मुजियान का चेहरा बदल गया और वह गुस्से से अपने पीछे खड़े आदमी को देखने लगा। उस आदमी के चेहरे पर उलझन के भाव थे और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मुजियान ने एक बार फिर जियान चेन का सामना करते हुए अपने हाथों को एक साथ रखा और हंसा। सम्मानित जियान चेन, ये और मेरे दोस्त वास्तव में जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गए थे, लेकिन यह उत्साह देखने के लिए था। हमारे मन में कभी भी सम्मानित जियान चेन को पकड़ने की कोशिश करने का विचार नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि आप हमें गलत नहीं समझेंगे। गलत समझा? जियान चेन खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। अगर मैंने गलत नहीं सुना तो मैंने अभी अभी आपके दोस्त को ये कहते हुए सुना कि आपका समूह मुझे पकड़ना चाहता था। इस कारण से मैं आपको गलत कैसे नहीं समझ सकता। ये सुनकर मुजियान के चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव था। जब वे जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करते हैं तो वे वास्तव में जियान चेन को पकड़ना चाहते थे। हालांकि उन्होंने जियान चेन की ताकत के बारे में सुना था और कैसे जियान चेन के हाथों इतने सारे संत गुरुओं की मृत्यु हुई थी, उन्होंने सोचा था कि यह एक अफवाह है। हर आदमी हमेशा अफवाहों पर भरोसा नहीं करता था और मुजियान और उसका समूह अलग नहीं था। लेकिन जिस क्षण मुजियान ने व्यक्तिगत रूप से जियान चेन की ताकत देखी, वह देख सकता था कि उसके साथियों में से कोई भी जियान चेन का विरोधी नहीं हो सकता। भले ही वे संख्या में श्रेष्ठ हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि जियान चेन को पकड़ना निश्चित था, बिना उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता। वह वास्तव में ये भी जानता था कि अगर जियान चेन अपने साथियों की जान लेने में गंभीर होता तो वे बहुत पहले ही जमीन पर लेट गए होते। इस वजह से मुजियान ने पहले ही जियान चेन को पकड़ने की कोशिश करने के बारे में सोचना छोड़ दिया था। इस समय वह जियान चेन के साथ संघर्ष में नहीं पड़ना चाहता था, अन्यथा उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता। चुप मुजियान को देखकर जियान चेन ने एक बार फिर कहा, मैं बेगुनाहों को यूं ही नहीं मारना चाहता। अगर तुम अपने स्पेस बेल्ट के अंदर मौजूद सभी राक्षस को सौंप दोगे तो तुम अपनी जिंदगी वापस खरीद सकते हो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। अचानक जियान चेन की आंखों में जानलेवा इरादे की एक झलक दिखाई दी।
ये सुनकर सभी भाड़े के सैनिकों के चेहरे पर गुस्सा और घृणा का भाव था। 10 में से मू जियान को छोड़कर किसी के चेहरे पर समझ का भाव नहीं था। जियान चेन, तुम एक नीच व्यक्ति हो जो केवल गंदी चालें चलना जानता है। ऐसा कुछ कहने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? आओ और चाचा की तलवार खाओ। जियान चेन के शब्दों से वहां मौजूद कई लोग क्रोधित हो गए और तुरंत ही मू जियान के पीछे खड़े मजबूत आदमी ने गुस्से में अपनी विशाल तलवार निकाल ली और जियान चेन पर हमला कर दिया। रुको! मू जियान ने उस आदमी को रोकने की कोशिश की, उसकी आंखों में गुस्से की परवाह किए बिना। जियान चेन की ओर देखने के लिए मुड़ते हुए उसने कहा, जियान चेन, हम दुर्घटनावश दुश्मन बन गए। क्या ये हो सकता है कि तुम अब भी हमें इस तरह से मजबूर करोगे? जियान चेन ठंडी हंसी हंसने लगा, मैंने पहले ही तुमसे कहा था। अपने राक्षसी कोर को पीछे छोड़ दो और तुम जा सकते हो, अन्यथा मैं अपना हाथ नहीं रोकूंगा। वह कुछ देर के लिए रुका और फिर बोला, हालांकि अगर तुम मेरे खिलाफ कोई कदम उठाते हो और हताहत होते हो तो मुझे दोष मत देना। जियान चेन के शब्दों ने बहस के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी, जिससे मू जियान बेहद उदास महसूस कर रहा था क्योंकि उसने कहा, यह वैसा ही है जैसा उन्होंने कहा था, बिना कुछ कहे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। माननीय जियान चेन, आप बहुत ज्यादा हो रहे हैं। वन का स्पेस बेल्ट उन राक्षस कोर से भरा हुआ था जिन्हें उन्होंने जादुई जानवरों को मारने से प्राप्त करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी और लंबे समय के बाद जमा किया था। मू जियान जानता था कि अगर वह जियान चेन से लड़ता है तो निश्चित रूप से नुकसान होगा, लेकिन साथ ही अपनी मेहनत से कमाए गए सभी राक्षस कोर को जियान चेन को देना एक असंभव बात थी। मू जियान, तुम उसके साथ बकवास क्यों कर रहे हो? जल्दी करो और उसे पकड़ो, वह हमारे सभी राक्षस कोर को अकेले ले जाना चाहता है। ये कितना बड़ा मजाक है? एक सुनहरे बालों वाला आदमी बहुत ही तिरस्कार के साथ बोला। जियान चेन, हालांकि तुमने हमारे 2 भाइयों को घायल कर दिया है, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने हम पर पीछे से हमला किया था। हम 10 लोग हैं, इसलिए इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जैसे लोग हमारे विरोधी हो सकते हो। ज्यादा से ज्यादा अंतिम परिणाम ये होगा कि दोनों पक्षों को भारी चोटें लगेंगी, लेकिन इससे हमारे पक्ष को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। दूसरी ओर, अगर तुम भारी चोटें खाते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा। आखिरकार जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में बहुत से लोग रेंग रहे हैं जो तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ हैं। हमारे लिए ये चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए ये जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष है, इसलिए हमसे हमारे राक्षस कोर को तुम्हें सौंपने के लिए कहना एक असंभव काम है। जिसने बात की वह एक मजबूत व्यक्ति था। स्पष्ट रूप से वह जानता था कि जियान चेन की ताकत भी इतनी कमजोर नहीं थी। जियान चेन की आंखों में ठंडी चमक चमक उठी जब उसने अपनी हल्की पवन तलवार उठाई। तो यह ऐसा ही है, अब बस लड़ने के लिए बचा है, उसने कहा और 10 लोगों की ओर बढ़ा। म्यू जियान ने कुछ और नहीं कहा और अपनी तलवार थाम ली। अन्य भाड़े के सैनिकों के साथ सभी ने जियान चेन से लड़ने की तैयारी कर ली। इन सभी 10 लोगों में सेंट मास्टर की ताकत थी और अतीत में अगर जियान चेन इन 10 सेंट मास्टर्स के खिलाफ लड़ता तो वह बहुत नुकसान में होता, लेकिन अभी उसकी ताकत आसपास के सेंट मास्टर्स के स्तर से कहीं ज्यादा थी और वह उनसे आसानी से निपट सकता था। सेंट मास्टर्स के हमलों से खुद को बचाने और जवाबी कार्रवाई करने के लिए प्रोफाउंड स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए भाड़े के सैनिक और जियान चेन दोनों ही बराबरी पर थे। अकेले होने के कारण जियान चेन को होने वाले नुकसान के बावजूद कुछ ही समय बाद भाड़े के सैनिक धीरे धीरे अपना लाभ खो रहे थे। कई बार भाड़े के सैनिकों की गर्दन जियान चेन द्वारा लगभग छेद दी गई थी, लेकिन वे सबसे महत्वपूर्ण क्षण में किनारे की ओर भी भाग जाते थे। हालांकि वे पहले ही जियान चेन की तलवार से कई बार वार कर चुके थे। जियान चेन एक राक्षस की तरह था जो भीड़ में चमक रहा था। हर बार जब वह गायब हो जाता और फिर से प्रकट होता तो वह लगभग हर दिशा से लाइट विंड स्वॉर्ड से हमला करता, जिससे तलवार क्यूई की एक मजबूत मात्रा निकलती थी। हल्की पवन तलवार हवा में उड़ते हुए नाच रही थी। हवा में उड़ते हुए इसकी आवाजें साफ सुनी जा सकती थी क्योंकि इसने अपने हमले को एक सीधी रेखा में केंद्रित कर रखा था। पच! तलवार क्यूई द्वारा धारदार की गई हल्की पवन तलवार की नोक एक भाड़े के सैनिक के दाहिने हाथ के जोड़ में घुस गई। उसी समय हल्की पवन तलवार सीधे उसके शरीर में घुस गई, जिससे हाथ की सारी कार्यक्षमता खत्म हो गई। वह आदमी दर्द से चीखने लगा क्योंकि उसके हाथ में तलवार हवा में गायब हो गई थी। उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से कटा हुआ था, जिससे उसकी लड़ने की ताकत खत्म हो गई थी क्योंकि वह अब हथियार नहीं पकड़ सकता था। धमाका! जियान चेन ने उस आदमी के पेट पर जोरदार लात मारी, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। अपने शरीर को एक तरफ झुकाते हुए उसने उस पर आने वाले दूसरे वार को चकमा दिया। उसी समय उसने अपनी तलवार से उस आदमी पर वार किया, जिससे वह घबरा गया।
जल्दबाजी में किए गए बचाव का फायदा उठाते हुए जियान चेन ने तुरंत उसके दाहिने कंधे पर वार कर दिया। अध्याय 153 एक और महान संत गुरु से मुलाकात। दाहिने कंधे पर लगी चोट ने उस आदमी की तलवार चलाने की क्षमता को प्रभावित किया था। जिस आदमी के कंधे पर वार किया गया था उसे इतनी गंभीर चोट लगी थी कि यह पहले कभी महसूस नहीं की गई थी। तलवार क्यूई की बढ़ी हुई तलवार की नोक के कारण जब लाइट विंड तलवार ने उसके दाहिने कंधे पर वार किया तो उसके पूरे दाहिने हाथ ने कार्यक्षमता के साथ साथ लड़ने की क्षमता भी खो दी थी। घायल सदस्य असहाय होकर पीछे हट गए जबकि जियान चेन अन्य भाड़े के सैनिकों से लड़ने के लिए आगे बढ़ गया। सेंट वेपन के खिलाफ सेंट वेपन की टकराहट की आवाजें लगातार सुनी जा सकती थी क्योंकि हर किसी की सेंट फोर्स हर किसी के साथ मिल गई थी। सेंट फोर्स एक ऐसे बिंदु पर भी पहुंच गई थी जहां आसपास की घास समतल हो गई थी जबकि जमीन से गंदगी एक विशाल धूल के बादल में उड़ गई थी जिसने सभी की आकृति को ढक दिया था। आह आह बीच बीच में दर्द की दयनीय आवाजें सुनाई देती थीं क्योंकि एक और व्यक्ति को हवा में उछाला जा रहा था। हर व्यक्ति खून से लथपथ था और उसके शरीर पर चोटें थीं। कुछ ही समय बाद पहले के 10 भाड़े के सैनिक ढककर मुट्ठी भर रह गए थे। जियान चेन का शरीर लगातार अपने विरोधियों पर भयंकर तरीके से वार कर रहा था लेकिन उसके शरीर पर कहीं भी एक भी घाव नहीं दिखाई दे रहा था। तलवार के नीचे की ओर वार को रोकते हुए जियान चेन की हल्की हवा वाली तलवार आगे बढ़ी और दूसरे भाड़े के सैनिक के दाहिने कंधे पर वार कर दिया। मैं निर्दोष लोगों को मारना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें जाने का एक आखिरी मौका देता हूं। अगर तुम इसी तरह जिद्दी बने रहे तो मुझे दोष मत देना। जियान चेन ने बिना किसी भावना के कहा, लेकिन यह देखा जा सकता था कि उसकी आंखों में हत्या का इरादा था। वह अब तक बहुत नर्म था, लेकिन क्योंकि वे बहुत जिद्दी थे इसलिए उसके पास उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तियान युआन महाद्वीप पर यह एक बहुत ही आम बात थी, इसलिए जियान चेन को नहीं लगा कि वह इसमें दोषी है। आखिरकार ये दुनिया जंगल के आदिम नियमों का पालन करती है और इसलिए ताकतवर के पास सारी शक्ति होती है। इस दुनिया में कमजोर लोगों की कभी कोई भूमिका नहीं होती। यदि कोई भाड़े का सैनिक जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में आता है तो वे केवल जियान चेन को पकड़ने और उसे इनाम के लिए तियानिक्सियों कबीले में वापस लाने के लिए वहां आते हैं और उसके सामने ये 10 भाड़े के सैनिक अलग नहीं थे। अगर ये तथ्य नहीं होता कि जियान चेन उनसे अधिक शक्तिशाली था तो ये भाड़े के सैनिक पहले उससे लड़ने के लिए इतने अनिच्छुक नहीं होते। ये सुनकर मू जियान नामक व्यक्ति ने अपने मन में चल रहे संघर्ष को प्रकट किया जब उसने अपने बुरी तरह घायल और कमजोर पड़े भाड़े के सैनिकों को देखा। अपने होंठ काटते हुए उसने आखिरकार चिल्लाकर कहा, रुको। म्यू जियान की प्रतिष्ठा भाड़े के सैनिकों के इस समूह में कम नहीं थी। जिस क्षण उसने यह बात कही हर एक भाड़े का सैनिक तुरंत पीछे की ओर कूद गया और डर के मारे जियान चेन और उसकी पतली लाइट विंड स्वॉर्ड को देखने लगा। उसकी तलवार इतनी तेज थी कि उसने उन्हें भी बहुत डरा दिया था। जियान चेन के साथ उनकी लड़ाई के दौरान कई बार लाइट विंड स्वॉर्ड ने उन्हें लगभग घायल कर दिया था, लेकिन आखिरी समय में उनके आसपास के साथियों ने उन्हें बचा लिया। म्यू जियान ने जियान चेन को उलझन भरी नजरों से देखना जारी रखा, लेकिन उसकी लाइट विंड स्वॉर्ड से बहते खून की मात्रा को देखकर वह अचानक उदास हो गया और असहाय होकर बोला, हर कोई अपने राक्षसी कोर को बाहर निकाल ले। आदरणीय जियान चेन पहले से ही हमारे प्रति दयालु रहे हैं, अगर हम इस बार उनकी मांगों का पालन नहीं करते हैं तो साधारण चोटों से हमारी समस्याओं का अंत नहीं होगा। इस बार किसी भी भाड़े के सैनिक ने असहमति जताने का कोई विचार नहीं किया। अपने चेहरे पर निराशा भरी नजर के साथ उन्होंने चुपचाप अपने अंतरिक्ष बेल्ट से अपने सभी बचे हुए राक्षस कोर को बाहर निकालना शुरू कर दिया और उन्हें जमीन पर ढेर कर दिया। उस छोटी सी बातचीत के बाद वे सभी समझ गए कि 10 लोगों के साथ भी वे इस युवा के प्रतिद्वंद्वी के रूप में वर्गीकृत होने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उसकी बेहद तेज तलवार के वार और इतनी जल्दी बचाव करने की क्षमता के साथ उनके पास हमला करने या विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। इन 10 सेंट मास्टर्स में कई राक्षस कोर थे। हालांकि उनके पास बहुत सारे क्लास 3 राक्षस कोर नहीं थे, फिर भी उनके पास क्लास 2 राक्षस कोर बहुत थे। जियान चेन, ये सभी राक्षस कोर हमारे पास हैं, इसका मतलब है कि हम अब जा सकते हैं, सही है? म्यू जियान ने बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ कहा। जियान चेन ने जमीन पर पड़े राक्षस कोर के ढेर को देखा और उसके चेहरे पर एक अनैच्छिक मुस्कान आ गई। अगर आपने राक्षस कोर पहले ही दे दिए होते तो ये सब टाला जा सकता था। ये ठीक है, हालांकि मैं जियान चेन खुद को सज्जन नहीं कह सकता, मैं एक ऐसा आदमी हूं जो अपने वादे निभाता है। आप जा सकते हैं। म्यू जियान ने आखिरी बार जमीन पर पड़े राक्षस कोर के छोटे से ढेर पर नजर डाली, एक अनिच्छा भरी नजर से। एक असहाय आंख के साथ म्यू जियान और उसके दोस्त बस इस जगह को पीछे छोड़ सकते थे।
हालांकि राक्षस कोर का ढेर अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन सेंट मास्टर्स के पास बस इतना ही था। याद रखो, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से मेरे सामने आओ, अन्यथा मैं निश्चित रूप से इतना दयालु नहीं हो पाऊंगा। सबसे अच्छा यही होगा कि तुम तुरंत जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला छोड़ दो। जैसे ही 10 भाड़े के सैनिक चले गए, जियान चेन ने उन्हें दूर जाने से पहले ही आवाज दी। ये सुनकर मू जियान एक पल के लिए रुका, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसके तुरंत बाद वह जंगल में गायब हो गया। जियान चेन ने अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड को याद किया और शांति से राक्षस कोर के ढेर की ओर चला गया। अपने निजी स्पेस बेल्ट में ये सब जमा करने के लिए नीचे झुकते हुए उसने गिना कि वहां लगभग 200 राक्षस कोर थे। कोर की एक अच्छी मात्रा क्लास 2 थी, लेकिन लगभग 20 क्लास 3 राक्षस कोर थे। जैसे ही जियान चेन ने सभी राक्षस कोर को साफ करना समाप्त किया, उसने धीरे से अपनी पीठ सीधी की और एक ठंडी मुस्कान दी। साथी मित्र, आप कुछ समय से यहाँ हैं और काफी कुछ देख चुके हैं। क्या आपके लिए बाहर आने का समय नहीं आ गया है? हाँ 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 हाँ। जैसे ही जियान चेन ने अपनी बात खत्म की, जंगल से एक तेज आवाज आई। उसके बाद एक ग्रे छाया अंदर से उड़ी और जियान चेन के खड़े होने की जगह से 20 मीटर दूर जाकर गिरी। जो व्यक्ति आया था वह काफी बूढ़ा था, उसकी उम्र 50 से 60 साल के आसपास थी। उसका चेहरा काफी लाल था और वह जीवंत भाव से जियान चेन को देख रहा था। उसके चांदी जैसे बाल कितने अव्यवस्थित थे, ये देखते हुए लगता था कि वह दिखने में काफी अपरंपरागत था। उसने ग्रे रंग का लबादा पहना हुआ था और वह जियान चेन से काफी लंबा था, और भले ही वह बिना किसी असामान्य मुद्रा के जमीन पर खड़ा था, जियान चेन को अपने ऊपर एक अदम्य दबाव महसूस हो रहा था। इस बुजुर्ग को देखकर जियान चेन खुद को रोक नहीं पाया और अपना ध्यान और भी ज्यादा केंद्रित कर लिया। बुजुर्ग को गहराई से देखते हुए उसने 3 शब्द बोले, महान संत गुरु। बुजुर्ग हंसे, छोटी बच्ची, मुझे नहीं लगता था कि तुम इस बूढ़े आदमी की ताकत का अंदाजा लगा पाओगी। बुरा नहीं, बुरा नहीं, सच में बुरा नहीं। ऐसा लगता है कि तुम में कुछ ताकत है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बूढ़ा कमीना तियानिक्सियोगली तुम्हें पकड़ नहीं पाया। अध्याय 154, एक महान संत गुरु की हत्या, भाग 1। जियान चेन ने गहरी सांस ली। हालांकि उसे बहुत पहले से ही अंदाजा था कि 10,000 बैंगनी सिक्कों के लिए एक महान संत मास्टर के उसके पीछे आने की संभावना काफी ज्यादा थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। जियान चेन के दिल में कोई डर नहीं था, हालांकि वह निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि वह एक महान संत मास्टर विशेषज्ञ के खिलाफ जीत सकता है। उसे भरोसा था कि वह कम से कम एक हद तक उसके खिलाफ लड़ सकता है। उसी समय जियान चेन भी मन ही मन खुश हो रहा था। वह अपनी दूरदर्शिता पर खुश हो रहा था जिसने उसे पहले तब तक साधना करने को कहा था जब तक वह एक संत गुरु न बन जाए। अगर वह ऐसा नहीं करता, तो अगर वह किसी महान संत गुरु से मिलता, तो उसके पास भागने की कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इस बुजुर्ग महान संत गुरु के खिलाफ जियान चेन ने बहुत ज्यादा दबाव महसूस किया था। जल्दी से उसने खुद को शांत किया और बमुश्किल शांत भाव से बुजुर्ग को घूरता रहा। प्रिय बुजुर्ग, क्या ये हो सकता है कि आप भी मुझे पकड़ने के लिए 10,000 बैंगनी सिक्कों से लुभाए गए थे? बच्चा एक ऐसा सवाल पूछता है जिसका जवाब उसे पहले से ही पता है। ये बूढ़ा तुमसे बात करने से नहीं चूकेगा। चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं खुद ही कर लूंगा। तुम्हें अब तक एहसास हो गया होगा कि मैं उन पिछले 10 संत गुरुओं जैसा नहीं हूं जिनसे तुमने अभी अभी लड़ाई की है। बुजुर्ग ने लापरवाही से जियान चेन को देखा, लेकिन उसे जियान चेन कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं लगा। जियान चेन ने एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, क्योंकि लाइट विंड स्वॉर्ड उसके दाहिने हाथ में फिर से दिखाई दिया। जैसे ही उसने तलवार की मूठ पकड़ी, उसकी नोक जमीन पर घसीटने लगी और वह बोला, पकड़ लिए जाने और छुड़ाए जाने का इंतजार करना कभी मेरी शैली नहीं रही। प्रिय बुजुर्ग, यह आपके स्मार्ट विचार के लिए आपको धन्यवाद देता है। अचानक जियान चेन धुंधलेपन में गायब हो गया और उसके शरीर के केवल छोटे छोटे निशान दिखाई दिए और वह बुजुर्ग की ओर उड़ गया। एक पल में दोनों के बीच 20 मीटर का अंतर जल्दी से बंद हो गया, क्योंकि लाइट विंड स्वॉर्ड ने तलवार क्यूई की एक मजबूत मात्रा का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया और बुजुर्ग के गले पर वार किया। बुजुर्ग के चेहरे पर लापरवाही का भाव एक पल में गायब हो गया और उसकी जगह एक गंभीर भाव आ गया। उसकी हथेली में सेंट फोर्स की एक मजबूत मात्रा जमने लगी और फिर वह 1 फुट लंबे खंजर में तब्दील हो गई। बुजुर्ग के हाथों में ये हल्की हवा की तलवार के आने पर ठंडी चमक रही थी। लाइट विंड स्वॉर्ड और एल्डर का खंजर एक दूसरे से टकराए और जोरदार आवाज हुई। तुरंत ही सेंट फोर्स की एक बड़ी लहर प्रभाव से उभरी और उनके चारों ओर एक घेरे में फैल गई, जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। जैसे ही ये दोनों लड़ाकों से दूर चली गई, आसपास की घास तुरंत ही समतल हो गई, क्योंकि सेंट फोर्स की लहर उसके ऊपर से गुजरी।
इसने जमीन से धूल का एक बादल भी उड़ा दिया था और तुरंत दृश्यता कम हो गई थी। जियान चेन के गले से हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी क्योंकि उसे कुछ मीटर पीछे की ओर उड़ना पड़ रहा था। हर कदम पर मिट्टी में एक गहरी छाप दिखाई दे रही थी। एक महान संत गुरु की ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है। मैंने नहीं सोचा था कि संत गुरु स्तर तक पहुंचने के बाद भी दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर होगा। जियान चेन ने बड़बड़ाया। एल्डर के साथ इस मौजूदा आदान प्रदान के साथ ये जियान चेन था जो नुकसान में था। आखिरकार सेंट फोर्स के साथ ताकत की लड़ाई में जियान चेन जो केवल सेंट मास्टर चरण में था, उस एल्डर के खिलाफ कैसे मुकाबला कर सकता था जो ग्रेट सेंट मास्टर था। फिर भी जियान चेन भी मन ही मन खुश था। बुजुर्ग से संपर्क करने के बाद उसे एहसास हुआ कि ताकत में अंतर कितना बड़ा था और वह बुजुर्ग के स्तर के कितने करीब था, जिससे वह काफी खुश था। दूसरी तरफ बुजुर्ग का चेहरा और भी गंभीर हो गया जब उसने जियान चेन को देखा और गंभीरता से बोला, यहाँ का बच्चा काफी जटिल लग रहा है। ऐसा लगता है कि अगर यह बूढ़ा तुम्हें पकड़ना चाहता है तो इस बूढ़े को ज्यादा प्रयास करने चाहिए। जियान चेन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, भले ही आप सब कुछ कर लें, आप मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। बुजुर्ग ने ठहाकेदार मुस्कान के साथ हंसते हुए कहा, बच्चे को बड़ी बड़ी बातें करना आता है, तो इस बूढ़े को देखने दो और देखो कि तुम कितने मजबूत हो। जब उसने बोलना समाप्त किया तो बुजुर्ग का खंजर संत शक्ति के साथ फट गया। ऊर्जा के उस विस्फोट के बाद बुजुर्ग अचानक गायब हो गया और फिर अचानक जियान चेन के सामने प्रकट हुआ। उसका खंजर जियान चेन के दिल को भेदने के लिए तैयार था। चूंकि वह बुजुर्ग एक महान संत गुरु था, इसलिए जियान चेन ने अपनी एकाग्रता कम करने की हिम्मत नहीं की। उसके शरीर के भीतर मौजूद संत शक्ति उसके दाहिने हाथ में मौजूद हल्की पवन तलवार के चारों ओर घूमने और इकट्ठा होने लगी। तलवार की धार पर तलवार क्यूई की एक सफेद धुंध बनाते हुए जियान चेन ने अपनी तलवार को आने वाले खंजर पर घुमाया। अचानक ऊर्जा का एक और विस्फोट देखा जा सकता था क्योंकि शॉकवेव पूरे क्षेत्र में फैल गई थी। सेंट फोर्स की टक्कर से जमीन पर पड़ी मिट्टी हवा में उड़ गई और तुरंत जमीन पर दबाव पड़ा। अनगिनत पौधे उखड़कर हवा में उड़ गए। एक ही बार में जियान चेन एक बार फिर कुछ कदम पीछे उड़ गया, जबकि बुजुर्ग एक बार फिर अप्रभावित रहा और इसके बजाय उसने पीछे हटते जियान चेन का पीछा किया और अपने खंजर से जियान चेन के दिल पर निशाना साधा। जियान चेन का शरीर एक तरफ खिसक गया, जिससे खंजर उसके कपड़ों को चीरता हुआ निकल गया। उसके बाद लाइट विंड स्वॉर्ड की तलवार क्यूई ने बुजुर्ग को अपने भीतर समाहित कर लिया और एक पल में उसने बुजुर्ग के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर तलवार के प्रत्येक वार के साथ 10 वार किए। वृद्ध ने अपना खंजर वापस निकाला और उसे अपने सामने लहराते हुए विभिन्न प्रहारों से अपना बचाव किया। डिंग 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 डिंग। हथियारों के आपस में टकराने की आवाजें सुनी जा सकती थी क्योंकि हल्की पवन तलवार और खंजर एक दूसरे पर पल भर में लगातार वार कर रहे थे। अचानक बुजुर्ग ने तेजी से पीछे हटना शुरू कर दिया क्योंकि उसने जो चोगा पहना हुआ था वह अब पूरी तरह से बरकरार नहीं था। उसकी छाती पर कुछ निशान थे जिनसे खून बह रहा था। उसके चोगे के दूसरे हिस्सों से कुछ बाल और पैच पहले से ही जमीन पर गिर रहे थे। यहां तक कि उसके सिर के ऊपर भी कटे हुए उसके बालों की कुछ लंटें हवा में उड़ती हुई दिखाई दे रही थीं। उसके ठीक सामने जियान चेन की हालत भी अच्छी नहीं लग रही थी। हालांकि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। ये देखकर कि उसके कपड़े इस तरह से फाड़ दिए गए थे, बुजुर्ग ने जियान चेन को गणना भरी नजर से देखा। जब कोई एहसान आता है तो तुम उसे देख नहीं पाते, जब मैं दया नहीं दिखाता तो मुझे दोष मत देना। जियान चेन ने केवल हंसते हुए कहा, कई संत गुरु मेरी तलवार से मारे गए हैं, लेकिन मैं कभी भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने अपनी हल्की पवन तलवार से किसी महान संत गुरु को मारा है। आज आप पहले होंगे। कितना घमंडी, बुजुर्ग ने बिना कुछ और कहे जियान चेन की ओर तेजी से बढ़ते हुए कहा। अध्याय 155, एक महान संत गुरु की हत्या। 2। बिना किसी डर के जियान चेन अपनी हल्की पवन तलवार के साथ आगे बढ़ा और एक बार फिर बुजुर्ग के साथ जमकर भिड़ गया। इस बार जियान चेन ने अपनी पूरी ताकत और गहन कदमों का इस्तेमाल बुजुर्ग से भिड़ने के लिए किया था। बुजुर्ग पर लगातार वार करने के लिए अपनी हल्की पवन तलवार का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के हर वार को एक साथ चकमा दिया। इस नए दौर की शुरुआत से ही उसने अपने हथियार को बुजुर्ग के हथियार से टकराने से बचा लिया था और केवल तभी जब चकमा देना असंभव था तब उसने बचाव के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। अपने खंजर पर एल्डर का नियंत्रण शानदार था और ऐसा लग रहा था मानो वह अपने हथियार के साथ पूर्ण शिखर पर पहुंच गया हो। लगभग ऐसा लग रहा था मानो हर वार पूर्णता का कार्य था। खंजर हमेशा सीधे जियान चेन के दिल की ओर उड़ता था। दोनों लड़ाके पूरे इलाके में आगे पीछे घूम रहे थे, उनकी हरकतों से तेज हवा चल रही थी।
पहले से ही हवा तेज तूफान में बदलने लगी थी, जिससे आसपास की घास उखड़कर हवा में उड़ने का खतरा था। दोनों एक दूसरे पर हमला करते रहे, लेकिन जियान चेन के बेहतरीन नियंत्रण में उसका अपना संत हथियार शायद ही कभी बुजुर्ग के खंजर से टकरा पाया हो। हर बीतते पल के साथ बुजुर्ग और भी उदास होता जा रहा था। उसे अपने भीतर क्रोध का गहरा गड्ढा महसूस हो रहा था। उसकी ताकत उसके प्रतिद्वंद्वी की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक थी, लेकिन चूंकि उसके प्रतिद्वंद्वी के पास गति में थोड़ा लाभ था और साथ ही बेहतर प्रतिक्रिया समय का दावा भी करता था, ऐसे कई बार थे जब बुजुर्ग कुछ भी करने का समाधान खोजने में असमर्थ था। कई बार ऐसा भी हुआ जब अपनी संत गुरु शक्ति के साथ भी तलवार की भयानक तेज गति ने बुजुर्ग को जीवन और मृत्यु के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ पर छोड़ दिया था। छोटे बच्चे, तुम खुद को पुरुष कहते हो, फिर भी तुम एक बुजुर्ग व्यक्ति से बिना किसी हिचकिचाहट के इस हद तक लड़ते हो। आखिर इसमें क्या मतलब है? बुजुर्ग व्यक्ति गुस्से से चिल्लाया, क्योंकि वह अब इस लड़ाई को और नहीं झेल सकता था। ये सुनकर जियान चेन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। एक आसान और छोटी मेरिट पाने की कोशिश करना, यह एक मूर्खतापूर्ण विकल्प था। क्या आपको लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूं? बुजुर्ग कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया और कुछ भी नहीं बोला। उसकी आंखों में हत्या करने की इच्छा की एक झलक दिखाई दी और वह एक बार फिर जियान चेन की ओर तेजी से बढ़ा और उसे मारने के लिए अपना खंजर तैयार कर लिया। ये जानते हुए कि अब बुजुर्ग को उसे जीवित रहने देने का कोई विचार नहीं है, जियान चेन की आंखों में ठंडक की चमक दिखाई दी और फिर उसने अपनी गति को एक पायदान बढ़ा दिया। हवा में तलवार क्यूई की मात्रा बढ़ गई और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा क्षेत्र उसके कफन में समा गया हो, जिससे दोनों के लिए एक दूसरे को ढूंढना लगभग असंभव हो गया। जियान चेन की ताकत बढ़ने के साथ ही बुजुर्ग पर दबाव कई गुना बढ़ गया। एक महान संत गुरु होने के बावजूद, जिसमें अच्छी गति थी, वह लगभग किसी भी पहलू में जियान चेन से मुकाबला करने में असमर्थ था और लगातार घबराहट की स्थिति में रहता था। फुट। उसी समय अचानक धुंध से एक तलवार की हुई धारदार ब्लेड बाहर आया। बुजुर्ग के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था और इसलिए धारदार तलवार ने तुरंत ही उसकी दाहिनी बांह की कलाई को काट दिया। दाहिना हाथ खोने के दर्द ने बुजुर्ग को स्तब्ध कर दिया। हालांकि जब वह स्तब्ध था, तब लाइट विंड स्वॉर्ड तेजी से बुजुर्ग की आकृति की ओर चमकी। वृद्ध ने पीछे हटने की कोशिश करते हुए तुरंत अपने दूसरे हाथ में खंजर पकड़ लिया ताकि वह बचाव का काम कर सके। अचानक, इससे पहले कि वह दूर जा पाता, बुजुर्ग व्यक्ति जोर से रुक गया, क्योंकि एक खूनी तलवार सीधे उसके गले में घुस गई और उसकी थोड़ी के नीचे से निकल आई। उसे नहीं पता था कि जियान चेन कब और कैसे उसके पीछे आ गया था, केवल इतना पता था कि उसकी हल्की पवन तलवार ने पहले ही उसके गले में वार कर दिया था, जिससे एक घातक वार हुआ था। बुजुर्ग की चकित आंखों ने उसके गले में तलवार को शुद्ध अविश्वास के भाव से देखा। वह पूरी तरह से भ्रमित था कि जियान चेन उसके पीछे कैसे चुपके से आ गया, बिना उसकी जानकारी के। फिर भी बुजुर्ग के मन में जो सवाल थे, उनका जवाब कभी नहीं मिला, क्योंकि उनका शरीर धीरे धीरे अकड़ गया और जमीन पर गिर गया। उनकी दोनों आंखें चौड़ी हो गईं और मौत के संकेत के रूप में उन पर बादल छा गए। जियान चेन ने अपनी तलवार बाहर निकाली और उसके होठों से हवा की एक सांस निकली। इस महान संत मास्टर से लड़ने में उसे अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ी थी, और इस लड़ाई के बाद वह भारी सांस लेने लगा था। अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड को एक बार फिर अपने शरीर में समाहित करते हुए उसने फर्श पर पड़े बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। एक छोटी सी आह भरते हुए उसने बुदबुदाया, एक ही दिन में दर्जनों वर्षों की साधना नष्ट कर देना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि केवल तुम्हारे लालच ने तुम्हारे दिल को मुझ पर हमला करने के लिए बहकाया न होता, तो तुम्हारा ऐसा अंत नहीं होता। ऐसा कहते हुए जियान चेन बुजुर्ग व्यक्ति पर स्पेस बेल्ट उठाने के लिए झुका और अंदर से हर वस्तु को बाहर निकालना शुरू कर दिया। एल्डर के स्पेस बेल्ट में राक्षस कोर की संख्या जियान चेन के पास मौजूद कोर से ज्यादा नहीं थी, कुल मिलाकर सिर्फ 50 राक्षस कोर थे। हालांकि सबसे कम रैंक वाला राक्षस कोर क्लास 2 राक्षस कोर था, वहां एक भी क्लास 1 राक्षस कोर नहीं था। आधे से ज्यादा क्लास 2 राक्षस कोर और 20 क्लास 3 राक्षस कोर थे। एक क्लास 4 राक्षस कोर भी था। राक्षस कोर के अलावा जियान चेन ने लगभग 70 बैंगनी सिक्कों के बराबर पैसे भी गिने। अपने स्पेस बेल्ट में राक्षस कोर और बैंगनी सिक्के जमा करने के बाद जियान चेन ने अपने हाथ में मौजूद स्पेस बेल्ट को एक बार फिर से पलटा, इससे पहले कि उसे एहसास होता कि उसके अंदर सफेद फर का एक टुकड़ा था। सफेद फर का ये टुकड़ा लगभग उसकी हथेली के आकार का था। छूने पर यह मुलायम था और पकड़ने में बेहद आरामदायक लग रहा था। इसमें एक गर्माहट का एहसास भी था। ये फर का टुकड़ा। जियान चेन ने अपने हाथ में फर को कुछ हैरानी से देखा। तुरंत स्पेस बेल्ट को जमीन पर फेंकते हुए वह अपने स्पेस बेल्ट के भीतर से अपने स्पेस रिंग में घुस गया और एक लाल कढ़ाई वाला थैला निकाला।
ये लाल थैली बी कबीले की स्मृति चिन्ह और पारिवारिक विरासत थी जो उन्हें उनकी माँ बी यूनतियान से मिली थी। जियान चेन की उंगलियों ने फुर्ती से थैली खोली और अंदर से सफेद फर का टुकड़ा निकाला। फर के टुकड़े को खोलते ही उसके हाथ कांपने लगे। तभी उसने देखा कि लाल थैली के अंदर से फर का टुकड़ा भी उसकी हथेली के आकार का था। जैसे ही जियान चेन ने फर के दो टुकड़ों की बारीकी से तुलना की, उसकी आंखें हैरानी से और भी चौड़ी हो गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि फर के ये दो टुकड़े लगभग एक जैसे थे, यहां तक कि फर की बनावट भी एक जैसी थी। देखने से ऐसा लग रहा था मानो फर के दो टुकड़े एक ही टुकड़े से बने हैं जिसे कई हिस्सों में काटा गया है। ये है। जियान चेन की आंखें एक बार फिर से बुजुर्ग के आराम कर रहे शरीर पर लौटीं, क्योंकि उसका दिल धड़कने लगा था। लाल थैली के भीतर से फर का टुकड़ा भी कबीले की पारिवारिक विरासत थी। आज तक विरासत 100 साल से भी ज्यादा पुरानी रही होगी, और हालांकि उसे नहीं पता था कि फर के इस टुकड़े का क्या उपयोग था, लेकिन इसकी प्राचीनता और कीमत स्पष्ट रूप से स्पष्ट थी। बी कबीले के लिए ये खजाना था जिसकी संचित शक्ति एक ही रात में खत्म हो गई थी। ये देखना आसान था कि फर के इस टुकड़े की निश्चित रूप से बहुत कीमत होगी। इस समय अप्रत्याशित रूप से एक बुजुर्ग के इस महान संत गुरु से फर का एक समान टुकड़ा पाकर जियान चेन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि यह बुजुर्ग कौन था। अध्याय 156 भयावह प्रतिष्ठा और लाभ। इस बुजुर्ग के शरीर पर यह फर का टुकड़ा क्यों था? आखिर वह कौन था? जियान चेन ने फर का टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ लिया और इस सवाल पर विचार करने लगा। शायद उसे यह फर का टुकड़ा संयोग से मिला हो, लेकिन फर के इस टुकड़े में क्या रहस्य छिपा है? जियान चेन ने धीरे से कहा। उसे यह फर का टुकड़ा गलती से बुजुर्ग से मिला था और इसलिए वह इस अजीब और अनोखी नई खोज से मोहित हो गया था। क्या ये किसी तरह का खजाने का नक्शा हो सकता है जिस पर किसी तरह की अद्भुत मार्शल आर्ट लिखी हो? जियान चेन ने सोचा। अपने पिछले जीवन के पिछले अनुभव के आधार पर उसने जल्दी से कुछ अटकलें लगाईं। हालांकि इस फर के टुकड़े में अशुद्धता का एक भी निशान नहीं था। इससे कोई संबंध नहीं था। ये किसी खजाने के नक्शे या किसी भी तरह की अनोखी मार्शल आर्ट से असंबंधित प्रतीत होता था। अतीत में कई बार जियान चेन ने फर के टुकड़े को अध्ययन करने के लिए बाहर निकाला था। उसकी आंखों और हाथों के नीचे फर मजबूत और लचीला था, और चाहे वह कितनी भी ताकत लगाए, फर का एक भी रेशा उसमें से नहीं निकाला जा सका। ये फर के सामान्य टुकड़े की तरह नहीं था, इसलिए अगर फर के भीतर कोई रहस्य छिपा था तो जियान चेन को बिल्कुल भी पता नहीं था। इसे भूल जाओ, अभी के लिए इस बारे में भूल जाना ही बेहतर है। भविष्य में मेरे लिए फर के इस रहस्यमयी टुकड़े के रहस्यों का पता लगाने का एक और मौका होगा। अपनी जिज्ञासा को दूर करते हुए जियान चेन ने फर के टुकड़े को लाल थैली में वापस रख दिया और साथ ही बुजुर्ग के टुकड़े को भी अपने स्पेस रिंग में वापस रख दिया। फिर स्पेस रिंग को भी उसके स्पेस बेल्ट में वापस रख दिया गया। चूंकि जियान चेन फर के टुकड़ों के पीछे के रहस्य को समझने में सक्षम नहीं था, इसलिए वह इसके बारे में और अधिक जानने के लिए ऐसी जगह पर रहने के लिए कोई अतिरिक्त मानसिक ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहता था। इसके तुरंत बाद बुजुर्ग के स्पेस बेल्ट को एक बार फिर से खंगाला गया। आखिरकार एक आखिरी नजर में जियान चेन को कोई और कीमती खजाना नहीं मिला, इसलिए उसने उसे एक तरफ फेंक दिया। अपने हाथों से धूल झाड़ते हुए जियान चेन बिना पीछे देखे ही वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद जियान चेन ने अपने रास्ते में आने वाले किसी भी भाड़े के सैनिकों को ढूंढना और पकड़ना जारी रखा। उसके पास मौजूद राक्षस कोर की संख्या बहुत ज्यादा थी, और जब भी उसे भाड़े के सैनिकों का कोई समूह दिलचस्प लगता तो वह उन्हें जाने देता। जो लोग बात करने में अच्छे नहीं लगते उन्हें वह मार देता। उन कुछ दिनों में जियान चेन द्वारा मारे गए भाड़े के सैनिकों की संख्या की गिनती नहीं की जा सकती थी, और जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में ढेरों शव बिखरे पड़े थे। खून और मौत की गंध पूरे पर्वत श्रृंखला में फैल गई। लगभग ऐसा लगा जैसे खून की गंध ने पूरे क्षेत्र को समुद्र की तरह ढक लिया हो। ये कहने की जरूरत नहीं थी कि तियानिक्सियों कबीले द्वारा 10,000 बैंगनी सिक्कों के इनाम से कई लोग लुभाए गए थे। इस बार पर्वत श्रृंखला के भीतर कई संत मास्टर विशेषज्ञ और कुछ मजबूत महान संत मास्टर भी थे। खंजर चलाने वाले बुजुर्ग जियान चेन को छोड़कर जिनसे वह पहली बार मिला था, वहां 4 और महान संत मास्टर थे जिनसे वह मिला था। यहां तक कि 2 महान संत मास्टर भी थे जो जियान चेन के साथ 30 महान संतों और संत मास्टर विशेषज्ञों से मिले थे। वह विशेष युद्ध अत्यंत भयंकर था। अंत में जियान चेन ने उन 2 महान संत गुरुओं को मारने के लिए बहुत अधिक शक्ति खर्च की थी, और कई अन्य महान संत और संत गुरुओं को जियान चेन ने मार डाला था। जियान चेन ने अपने शरीर पर कई घाव करवाकर युद्ध की कीमत चुकाई, और जब बहुत से भाड़े के सैनिक उससे भाग गए तो जियान चेन उनका पीछा करने में असमर्थ था।
चूंकि जियान चेन प्रकाश संत बल का उपयोग उसी तरह कर सकता था जिस तरह एक दीप्तिमान संत मास्टर कर सकता था। उसे किसी भी चोट का डर नहीं था और इसलिए उसके शरीर पर लगी कई चोटें 2 घंटे से भी कम समय में बिना किसी निशान के ठीक हो गईं। हालांकि लड़ाई बहुत भयंकर थी, जियान चेन को भी उतना ही भरपूर इनाम मिला था। 2 महान संत मास्टर्स के पास कुल मिलाकर 100 राक्षस कोर थे। बहुत कम वर्ग 2 राक्षस कोर थे और बहुत बड़ी मात्रा में वर्ग 3 राक्षस कोर थे। यहां तक कि 2 वर्ग 4 राक्षस कोर भी अंदर छिपे हुए थे। हालांकि उसने 2 महान संत मास्टर्स से बहुत ज्यादा राक्षस कोर एकत्र किए थे, लेकिन दोनों के साथ आए महान संत और संत मास्टर भाड़े के सैनिकों के पास कुल मिलाकर केवल 30 राक्षस कोर थे। वे एक ही भाड़े के सैनिक समूह से संबंधित रहे होंगे और उन्होंने अपने राक्षस कोर का अधिकांश हिस्सा 2 महान संत मास्टर्स को दे दिया होगा। दूसरे महान संत मास्टर से उसका सामना हुआ। उसके पास कोई क्लास 4 मॉन्स्टर कोर नहीं था, लेकिन उसके पास क्लास 3 मॉन्स्टर कोर की अच्छी मात्रा थी। पहले मुठभेड़ की तुलना में केवल 20 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर और 30 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर थे। आखिरी महान संत मास्टर जिससे वह मिला वह बेहद दयनीय था। जियान चेन केवल 5 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर और 1 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर ही इकट्ठा कर पाया था। हालांकि वह एक महान संत मास्टर था, लेकिन उसे एक अनुभवी संत मास्टर भी माना जा सकता है। अब जियान चेन के सेंट मास्टर स्तर पर पहुंचने के बाद उसकी लड़ने की क्षमता बढ़ गई थी। एक महान संत मास्टर विशेषज्ञ के खिलाफ उसके पास पहले से ही उन्हें मारने की क्षमता थी। जब तक वह किसी शीर्ष महान संत मास्टर या किसी विशेष संत बल वाले व्यक्ति से नहीं मिलता, जियान चेन को किसी के खिलाफ लड़ने के परिणामों से डरने की जरूरत नहीं होगी। भाड़े के सैनिकों को मारने के इन कुछ दिनों के बाद उन 2 महान संत मास्टरों को छोड़कर जिन्होंने उसे कई चोटें पहुंचाई थीं, जियान चेन किसी और के खिलाफ बहुत अधिक घायल नहीं हुआ था। इस अंधाधुंध नरसंहार के बाद जियान चेन का खौफनाक नाम दूर दूर तक फैल गया था, यहां तक कि पर्वत श्रृंखला से भी आगे, जहां कई भाड़े के सैनिकों ने खबर को और भी दूर तक फैलाना शुरू कर दिया था। इस समय तक वेक सिटी ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसे जियान चेन के बारे में जानकारी थी, यहां तक कि आसपास के शहरों को भी जियान चेन के खौफनाक नाम के बारे में पता था। उड़ती अफवाहों को सुनकर कई भाड़े के सैनिक दूर दूर से जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की ओर चले आए। कई भाड़े के सैनिक जो जियान चेन को पकड़ना चाहते थे, धीरे धीरे अपने प्रयासों को त्याग दिया। हर दिन कई काय भाड़े के सैनिकों को पर्वत श्रृंखला से पीछे हटते और शिकार को छोड़ते देखा जा सकता था। पर्वत श्रृंखला से कई भाड़े के सैनिकों के पीछे हटने के बावजूद अभी भी कई मजबूत भाड़े के सैनिक समूह थे जो क्षेत्र के भीतर ही रह गए थे। कमजोर भाड़े के सैनिकों के चले जाने के बाद शिकार शुरू होने के समय की तुलना में बहुत ज्यादा लोग नहीं बचे थे, लेकिन बचे हुए सभी सदस्य कम से कम सेंट मास्टर स्तर के थे। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला से बड़ी संख्या में भाड़े के सैनिकों के चले जाने के बाद यह क्षेत्र एक बार फिर से शांतिपूर्ण हो गया था, जबकि उस समय अराजक माहौल था जब हर कोई जियान चेन को पकड़ना चाहता था। यहां तक कि वे भाड़े के सैनिक भी जो मूल रूप से अपने राक्षस कोर के लिए जादुई जानवरों का शिकार करने और उन्हें मारने के लिए वहां आए थे, उन्हें किसी भी परेशानी से बचने के लिए क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया था। अब जब पहले से भी कम लोग थे, तो जियान चेन ने निष्क्रिय रहने के बजाय बचे हुए भाड़े के सैनिकों को खोजने की पहल की। उन भाड़े के सैनिकों के बारे में जो उसने पाया, उसने अभी भी वही दर्शन अपनाया जो उसके पास हमेशा था। अगर वे अपने राक्षस कोर सौंप देते तो वह बिना किसी अपवाद के उन्हें बिना किसी नुकसान के जाने देता, लेकिन जो लोग सुनने के लिए बहुत जिद्दी थे और फिर भी उससे पकड़ना चाहते थे, जियान चेन उन्हें बिना किसी अपवाद के मार देता। बादल रहित आकाश में प्रचंड सूर्य अपनी चमकदार किरणों के साथ ऊपर की ओर मंडरा रहा था, मानो धरती पर सुनहरे रंग का कालीन बिछा रहा हो। हाल ही में गर्मी के मौसम के कारण सूरज असहनीय रूप से गर्म हो गया था। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के हरे भरे जंगलों में ये लगभग दुनिया के एक अलग थलग टुकड़े की तरह था। जंगल के हर दिशा में पेड़ थे जो सूरज और उसकी रोशनी को रोकते थे। बीच बीच में पेड़ की पत्तियां हवा में लहराती रहती थीं और नीचे की लंबी घास भी। जबकि बाहरी क्षेत्र गर्म था, जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के भीतर का जंगल काफी ठंडा था। पर्वत श्रृंखला के भीतर कहीं 10 भाड़े के सैनिक एक घेरे में बैठे थे और बीच में अलाव जला हुआ था। आग के ऊपर जादुई जानवर के मांस के कुछ टुकड़े रखे हुए थे जो धीरे धीरे कार्मेलाइज हो रहे थे और कभी कभी चटकने की आवाज के साथ नीचे आग में अपना रस टपका रहे थे। हालांकि ये 10 भाड़े के सैनिक बैठे हुए थे, लेकिन उनकी ऊंचाई और कद काठी बिल्कुल भी छिपी नहीं थी। उनमें से हर एक ने जानवरों के चमड़े की एक पतली परत पहन रखी थी जिस पर जंगल के कांटों और ऊंटखटारों के कुछ निशान थे। कैप्टन, बहुत से भाड़े के सैनिक पर्वत श्रृंखला को छोड़कर चले गए हैं और अब बहुत कम लोग बचे हैं।
साथ ही जियान चेन की ताकत हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। कुछ दिन पहले ही मैंने सुना कि उसके हाथों कुछ महान संत गुरुओं की भी मृत्यु हो गई। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा होगा कि हम इस मिशन को छोड़ दें, भाड़े के सैनिकों में से एक ने कहा। अध्याय 157, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? जैसे ही एक भाड़े के सैनिक ने बोलना समाप्त किया, दूसरा बोला, ये सही है कप्तान। हालांकि हम अभी तक जियान चेन से नहीं मिले हैं, लेकिन सड़क पर हमने पहले ही 100 से अधिक लाशें देखी हैं। करीब से देखने पर उनमें से ज्यादातर वेक सिटी के भीतर के करीबी दोस्त प्रतीत होते हैं, जो सभी संत मास्टर स्तर से ऊपर हैं। अगर जियान चेन संत मास्टर विशेषज्ञों के एक समूह को मार सकता है, तो उसकी अपनी ताकत कम से कम एक महान संत मास्टर जितनी होनी चाहिए। भले ही हम उसका सामना करें, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि हम उसे बिना किसी नुकसान या गंभीर हताहतों के पकड़ लेंगे। मुझे डर है कि हमारा पूरा विनाश भी एक संभावित परिणाम हो सकता है। उस भाड़े के सैनिक की बात सुनकर बाकी 10 भाड़े के सैनिक अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाए बिना नहीं रह सके। इस नई जानकारी ने उनके सिर को चक्कर में डाल दिया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे अपने मिडिल सेंट मास्टर की ताकत से जियान चेन को जिंदा पकड़ना चाहते हैं, तो उन्हें जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा प्रयास करने होंगे। आखिरकार अपने गठन के साथ वे एक महान संत मास्टर के खिलाफ जाने में सक्षम थे, और तियानेक्सियों कबीले द्वारा उन्हें दी गई खबर ने स्पष्ट रूप से कहा कि जियान चेन के पास केवल महान संत की ताकत थी। सबसे अच्छे से वह संत मास्टर स्तर पर होगा, इसलिए शुरुआत में उन्होंने जियान चेन को गंभीरता से लेने की जहमत नहीं उठाई थी। हालांकि अब जब वे कुछ दिनों से जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में भटक रहे थे, तो जियान चेन की अद्भुत शक्ति की खबर उनके कानों तक पहुंच चुकी थी कि कैसे उसके हाथों कई महान संत गुरुओं की मृत्यु हो गई थी। हालांकि उन्हें पहले इन अफवाहों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जहां भी वे गए वहां लाशें बिखरी हुई थीं, तो उनका आत्मविश्वास डगमगा गया। अभी ये 10 भाड़े के सैनिक एक अजीब स्थिति में थे, जहां शिकार को रोकना मुश्किल था। वे जियान चेन को पकड़ना चाहते थे, लेकिन साथ ही वे उसके खिलाफ जाने के बारे में भी चिंतित थे। वे पर्वत श्रृंखला से पीछे हटना चाहते थे, लेकिन वे 10,000 बैंगनी सिक्कों का इनाम भी छोड़ने को तैयार नहीं थे, जिसने उनके दिलों को इतना लुभाया था। कैप्टन, हमें यह मिशन छोड़ देना चाहिए। ये तथ्य कि हमने अपने रास्ते में इतने सारे शव देखे हैं, जियान चेन की ताकत का सबूत है। अगर हम अपनी संख्या के बावजूद जियान चेन से भिड़ जाते, तो भी हम उसके विरोधी नहीं माने जाते और निस्संदेह उसके हाथों कई लोग मारे जाते। एक जख्मी अधेड़ उम्र का आदमी अपनी आंखों में व्याप्त भय के साथ बोला। मैं यून जिबिन के सुझाव का समर्थन करता हूं। कैप्टन, 10,000 बैंगनी सिक्के किसी भी तरह से छोटी रकम नहीं है, लेकिन अगर हम मर गए तो इसे खर्च नहीं किया जा सकता। अगर हम यहां मर गए तो पैसे या किसी अन्य सांसारिक सुख का आनंद लेने का कोई मतलब नहीं है। एक और सांवला व्यक्ति बोला। इन भाड़े के सैनिकों की बातें सुनकर चाकू के घाव वाले एक सैनिक ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो चलो हम इस पर्वत श्रृंखला से उतर जाएं। इस घोषणा के साथ ही अन्य सभी भाड़े के सैनिकों ने राहत की सांस ली तथा उनके चेहरों पर तनाव का भाव थोड़ा कम हो गया। ये शर्म की बात है कि आप रात में नहीं चल सकते। अचानक जब भाड़े के सैनिक खुशी से झूम रहे थे, एक और आवाज सुनाई दी। नई आवाज के आगमन से हर भाड़े के सैनिक के कान खड़े हो गए थे। कौन है? बाहर आओ। जख्मी भाड़े के सिपाही ने खड़े होते हुए आवाज लगाई। उसी समय बाकी 10 भाड़े के सिपाही भी धीरे धीरे खड़े हो गए और अपने आसपास के खतरनाक क्षेत्र को सतर्कता से देखने लगे। अचानक एक चमड़े का कपड़ा पहने व्यक्ति धीरे धीरे पेड़ों के पीछे से निकलता हुआ दिखाई दिया। इस व्यक्ति के लंबे काले बाल थे और एक लंबी घास का टुकड़ा उसे संभाले हुए था। आगे बढ़ने पर उसकी त्वचा पर दाग थे, लेकिन कोई भी पहचान नहीं पाया कि वह कौन था। 10 भाड़े के सैनिकों ने सामूहिक रूप से जानवर की खाल पहने इस व्यक्ति की ओर देखा, जबकि चाकू से जख्मी भाड़े का सैनिक चिल्लाया, तुम कौन हो? जानवर की खाल पहने हुए व्यक्ति ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। रात की परछाई अभी भी उसके चेहरे के बाकी हिस्सों को ढक रही थी, लेकिन मुस्कुराहट स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। मैं वह व्यक्ति हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। इस घोषणा पर कोई भी भाड़े का सैनिक आश्चर्यचकित होकर प्रतिक्रिया नहीं दे सका, सिवाय इसके कि उनके चेहरे अचानक पीले पड़ गए। क्या तुम वो जियान चेन हो? एक आदमी हकलाते हुए बोला। उसके चेहरे पर बहुत घबराहट के भाव थे। जानवर की खाल पहने व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपना सिर हिलाया। ये सही है, मैं जियान चेन हूं। भाड़े के सैनिकों के चेहरे पर एक चमत्कारी भाव था जब उन्होंने जियान चेन को देखा, जो उन्हें घूर रहा था। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति को वे इतने समय से खोज रहे थे वह अचानक उनके सामने प्रकट हो जाएगा, ठीक उसी समय जब उन्होंने जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला से पीछे हटने का फैसला किया था।
अगर जियान चेन कुछ दिन पहले दिखाई देता तो ये 10 भाड़े के सैनिक उसे देखकर बहुत खुश होते और उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती। लेकिन अब इस समय उनके हृदय में पीड़ा की लहर दौड़ गई। अपने पास मौजूद सभी राक्षस को सौंप दो और तुम यहां से चले जाओगे, अन्यथा तुम यहां मर जाओगे। मैं तुम्हें अपने विकल्पों पर विचार करने के लिए कुछ क्षण देता हूं। जियान चेन बोला। उसका स्वर अस्वाभाविक रूप से शांत था, लेकिन जब इन भाड़े के सैनिकों ने उसे बोलते सुना तो उनके दिल भारी हो गए। नेता के बोलते ही 10 भाड़े के सैनिकों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सम्माननीय जियान चेन, जिस क्षण आपने अपना मुंह खोला, आप चाहते थे कि हम अपने राक्षस कोर छोड़ दें, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? आखिरकार ये राक्षस कोर इतनी मेहनत और अपनी जान जोखिम में डालने के बाद ही अर्जित किए गए थे, ताकि सिर्फ एक और राक्षस कोर मिल सके। उसने अनिच्छा से कहा। जियान चेन द्वारा कई महान संत मास्टर विशेषज्ञों को मारने की अफवाहों को सुनने के तुरंत बाद नेता ने जियान चेन को दुश्मन के रूप में देखना छोड़ दिया था। जियान चेन ने हंसते हुए कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। अगर तुम अपने राक्षसी कोर नहीं सौंपते तो आगे जो भी होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। ये सुनकर सभी 10 भाड़े के सैनिक दुखी हो गए। नेता ने आगे बढ़ने से पहले बस एक पल के लिए हिचकिचाहट की। सम्माननीय जियान चेन, अगर आप मुझे 5 चालों के भीतर हरा सकते हैं तो मैं हमारे राक्षस कोर को सौंप दूंगा, अन्यथा हम पूरी तरह से गतिरोध में फंस जाएंगे। जियान चेन की आंखें एक पल के लिए खतरनाक ढंग से चमक उठी जब उसने नेता को देखा। ठीक है, तो मैं तुम्हें 5 चालों में हरा दूंगा। एक पल में एक चांदी की तलवार के रूप में उसके हाथ में तीव्र मात्रा में सेंट फोर्स प्रकट हुआ। सभी पीछे हटे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना स्वयं का संत हथियार लहराया, अपनी 2 हाथ वाली तलवार की ताकत से जियान चेन पर वार करने के लिए तैयार। अध्याय 158, 3 चालें। जियान चेन और उनके नेता को हथियार लहराते देख अन्य भाड़े के सैनिक उन दोनों की लड़ाई देखने के लिए पीछे हटने लगे। जख्मी भाड़े के सिपाही ने अपने संत हथियार को कसकर पकड़ लिया और जियान चेन को घूरने लगा। उसका चेहरा अस्वाभाविक रूप से गंभीर था। वह अपने राक्षस कोर को बचा पाएगा या नहीं, यह इस लड़ाई से तय होगा। हालांकि एक महान संत गुरु के लिए एक शीर्ष संत गुरु को 5 चालों में हराना असंभव था, लेकिन जियान चेन की इस द्वंद्वयुद्ध के लिए सहमति ने भाड़े के सैनिक के साहस को ताज़ा कर दिया था। अपने कदमों में कोई हिचकिचाहट के बिना वह कार्य को पूरा करने की कोशिश करने के लिए प्रेरित था। इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए उस पर दबाव की मात्रा बहुत अधिक थी। अफसोस, उसके दिल में अभी भी थोड़ी चिंता थी। इस द्वंद्वयुद्ध के लिए जियान चेन की सरल सहमति के साथ क्या वह मौका मिलने पर उसे खत्म करने की कोशिश करेगा? इस संभावना को जानते हुए भी उसने अभी भी अपने विचारों को आवाज देने की हिम्मत नहीं की। उसे बस कोशिश करनी होगी। जबकि यह सच था कि वह अपने राक्षस कोर को बचाना चाहता था, वह जियान चेन की ताकत का परीक्षण भी करना चाहता था। ये देखते हुए कि वह कितना छोटा था, उसे नहीं पता था कि वह अफवाहों के अनुसार इतना मजबूत कैसे हो सकता है। बस कोई ऐसा व्यक्ति जो मुश्किल से 20 साल से ज्यादा का था, एक महान संत मास्टर विशेषज्ञ को कैसे मार सकता है? नेता का चेहरा गंभीर भाव में बदल गया जबकि जियान चेन मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया। आइए। किसी भी प्रकार की विनम्रता से काम लेते हुए भाड़े के सैनिक की महान तलवार के चारों ओर मौजूद संत बल तीव्रता से फट पड़ा जब वह जियान चेन की ओर बढ़ा। जियान चेन का शरीर धुंधलेपन में गायब हो गया जब वह अपनी हल्की पवन तलवार के साथ उस आदमी की ओर बढ़ा जो चांदी की रोशनी की चमकदार चमक के साथ उस पर वार करने के लिए तैयार था। जियान चेन की तलवार को गायब होते देख भाड़े के सैनिक की पुतलियां आश्चर्य से सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने अचानक अपनी बड़ी तलवार को उस स्थान पर घुमाया जहां उसने सोचा था कि हल्की पवन तलवार प्रकट होगी। डिंग! स्टील के स्टील से टकराने की आवाज सुनी जा सकती थी क्योंकि 2 संत हथियार एक भयंकर गतिरोध में एक साथ उलझे हुए थे। तलवारों से संत बल की एक लहर फूट पड़ी और पूरे इलाके में आंधी की तरह छा गई। जैसे ही संत के हथियार आपस में टकराए, भाड़े के सैनिक का चेहरा बदलने लगा और उसकी आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। पतली और पतली तलवार में संत बल की इतनी अधिक मात्रा थी कि उसकी विशाल तलवार कांपने लगी और उसकी भुजाएं सुन्न हो गईं। ऐसी पतली एक हाथ वाली तलवार के साथ मेरे खिलाफ गतिरोध में समाप्त होने से ऐसा प्रतीत होता है कि अफवाहें उतनी खोखली नहीं थी जितना मैंने सोचा था। भाड़े के सिपाही ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। जैसा कि भाड़े का सिपाही सोच रहा था, दूसरा हमला पहले हमले की अपेक्षा अधिक तेज गति से आ रहा था। पहले से भी ज्यादा गंभीर होते हुए भाड़े के सैनिक को जियान चेन की तलवार पर प्रतिक्रिया करने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त समय मिला। अपनी भुजाओं के भीतर शून्यता की अनुभूति का विरोध करने की कोशिश करते हुए उसने अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से ऊपर उठाया ताकि लाइट विंड स्वॉर्ड को रोका जा सके।
जिस क्षण लाइट विंड स्वॉर्ड ने ग्रेट स्वॉर्ड में वार किया, तलवार के माध्यम से अविश्वसनीय मात्रा में शक्ति उसके पीछे खड़े भाड़े के सैनिक में संचारित हुई, जो कुछ कदम पीछे हट गया। जहां तक उसके हाथों में तलवार की बात है, वह दबाव के कारण कांपने और हिलने लगी थी। तुम पहले ही हार चुके हो। जैसे ही भाड़े के सिपाही ने आखिरकार अपनी स्थिरता वापस पाई, पीछे से एक और आवाज आई। पीछे की ओर मुड़ते हुए उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया और उसके माथे पर पसीना आने लगा, क्योंकि उसने देखा कि उसके पीछे क्या था। उसके ठीक पीछे एक आश्चर्यजनक पतली तलवार थी, जो उसके शरीर से केवल कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर थी। उस तलवार की नोक पहले से ही सीधे उसके गले पर निशाना साध रही थी। उस आदमी का चेहरा सुस्त हो गया जब वह अविश्वास से अपने गले में घुसने वाली तलवार को देखने लगा। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। इस अचानक खुलासे पर दोनों लड़ाकों के पीछे मौजूद अन्य 10 भाड़े के सैनिक भी अविश्वास में देखने लगे। उनकी आंखों में सुस्ती थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि तलवार शांति से उनके नेता की गर्दन पर तान रही थी। उनमें से किसी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। ये तीसरी चाल है, आप हार गए। लाइट विंड स्वॉर्ड को वापस लेते हुए जियान चेन ने शांत चेहरे से भाड़े के सैनिक को देखा। 3 चालें। जियान चेन ने एक पीक सेंट मास्टर को हराने के लिए केवल 3 चालों का उपयोग किया था। नेता ने भयभीत चेहरे के साथ जियान चेन की ओर देखा। निगलते हुए उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी और उसने कहा, क्या तेज तलवार है। जियान चेन ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें अभी पता होना चाहिए कि क्या करना है। नेता की आंखों में डर तुरंत शांत हो गया जब उसने जियान चेन को देखा। हालांकि जियान चेन पूरी तरह से गंदगी से ढका हुआ था, भाड़े का सिपाही देख सकता था कि जियान चेन वास्तव में कितना युवा था। उस आदमी ने अपनी तलवार को वापस अपने शरीर में समाहित कर लिया और अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़कर कहा, मैं उस महान व्यक्ति को उसकी दया के लिए धन्यवाद देता हूं। फिर दूसरे भाड़े के सैनिकों की ओर मुड़ते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, सभी अपने सभी राक्षस कोर निकाल लें। ये सुनकर सभी भाड़े के सैनिक इस परिणाम को स्वीकार करने से पहले एक पल के लिए झिझके। 10 ने एक एक करके अपने स्पेस बेल्ट के भीतर मौजूद राक्षस कोर को बाहर निकाला। अपने नेता को जियान चेन के साथ लड़ते हुए देखने के बाद वे समझ गए कि उसे सिर्फ उनके राक्षस कोर चाहिए थे। उन्हें न मारना उनके लिए पहले से ही एक बहुत बड़ा उपकार था, और अगर वे राक्षस कोर नहीं सौंपते तो जियान चेन की ताकत के साथ उनका पूरा भाड़े का समूह मारा जाएगा। अगर उनका अपना नेता, जो उन सभी में सबसे ताकतवर था, जियान चेन की 5 चालों का भी सामना नहीं कर सका, तो उनके पास कोई मौका नहीं था। जख्मी भाड़े के सैनिक ने अपने स्पेस बेल्ट से एक बैग निकाला और उसमें अपने पास मौजूद सभी राक्षस कोर डालने लगा। फिर जियान चेन के किसी आदेश के बिना उसने तुरंत दूसरे भाड़े के सैनिकों के राक्षस कोर लेना शुरू कर दिया और उन्हें बैग में इकट्ठा कर लिया। अंत में उसने जियान चेन को एक लंबी निगाह से बैग पेश किया और कहा, उस बैग में हमारे पास मौजूद सभी राक्षस कोर हैं। राक्षस कोर के इस बैग में करीब 100 कोर थे। उनमें से करीब आधे क्लास 3 राक्षस कोर थे और बाकी क्लास 2 राक्षस कोर थे, जिनमें क्लास 1 राक्षस कोर की संख्या बहुत कम थी। जियान चेन ने बैग को अपने हाथों में लेकर स्पेस बेल्ट में डाल दिया और कहा, मैं जियान चेन अपने वादों पर कायम हूं। आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। बिना कुछ और बोले जख्मी भाड़े का सैनिक अन्य भाड़े के सैनिकों को उस क्षेत्र से दूर ले गया। समूह को क्षितिज में गायब होते देख जियान चेन ने एक सांस ली। अपने बगल में एक पेड़ के सहारे लापरवाही से झुकते हुए उसने बड़बड़ाते हुए कहा, पिछले कुछ दिन बहुत दोहराव वाले रहे हैं। हालांकि यह इतना थका देने वाला होने के बावजूद मैंने काफी कुछ अर्जित किया है। मैंने जितने राक्षस कोर अर्जित किए हैं वे मेरी साधना की जरूरतों को बहुत लंबे समय तक पूरा करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे तियानिक्सियों कबीले का शुक्रिया अदा करना चाहिए या उनसे नफरत करनी चाहिए। थोड़ा आराम करने के बाद जियान चेन फिर से खड़ा हुआ और बोला, इस समय जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में व्यावहारिक रूप से कोई नहीं बचा है। खोज करने के लिए इतने बड़े क्षेत्र के साथ मैं प्रत्येक क्षेत्र में देखने के लिए बहुत आलसी हूं। इसे भूल जाओ, मेरे पास पहले से ही पर्याप्त राक्षस कोर हैं। मैं बाकी को जाने दूंगा और इस बीच अपनी ताकत विकसित करूंगा। अन्यथा अगर मैं एक साथ कई महान संत मास्टर्स से मिल गया तो मुझे संदेह है कि मैं उनके लिए एक प्रतिद्वंद्वी बन पाऊंगा। अध्याय 159 शक्ति में एक सफलता। इसके बाद जियान चेन ने अपनी यादों के आधार पर एक नदी ढूंढी और अपने शरीर पर लगी सारी गंदगी को धो दिया। फिर उसने अपने स्पेस बेल्ट से कपड़े निकाले और फिर पहन लिए। वह काफी समय से जानवरों की खाल से बने कच्चे कपड़े पहनता आ रहा था, इसलिए जब उसने मुलायम कपड़े पहने तो उसके पूरे शरीर में एक आरामदायक एहसास फैल गया।
जियान चेन को कपड़े से निकलने वाले गर्म एहसास का आनंद मिल रहा था जब उसने उसे अपने शरीर पर सहलाया। उस पल में पिछले कुछ दिनों से इतनी तंग आ चुकी उसकी मानसिक स्थिति आखिरकार शांत हो गई। उसके बाद जियान चेन ने जंगल में एक जादुई जानवर को मार डाला और उसका एक बड़ा और मोटा पिछला पैर फाड़ दिया। फिर उसने जमीन पर एक सूखी जगह ढूंढी और आग जलाई और धीरे धीरे मांस भूनना शुरू कर दिया। अपना खाली पेट भरने के बाद जियान चेन ने पिछले कुछ दिनों के मुनाफे को गिनना शुरू कर दिया। जब जियान चेन ने अपने स्पेस बेल्ट में मौजूद सभी राक्षस कोर को बाहर निकाला और उन्हें जमीन पर रखा तो उनका एक ढेर बन गया जो लगभग 1 मीटर ऊंचा था। इतनी बड़ी मात्रा में राक्षस कोर एक साथ इकट्ठा होने लगे क्योंकि उनमें से प्रत्येक के भीतर छिपी शक्ति की लहरें एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित होने लगीं। ये देखकर जियान चेन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मोटे तौर पर गणना करके जियान चेन ने निष्कर्ष निकाला कि इस ढेर में कम से कम 2000 राक्षस कोर थे। सटीक संख्या के लिए उन्हें ध्यान से पलटे बिना सटीक मूल्य का अनुमान लगाना असंभव होगा। आखिरकार एक राक्षस कोर की शक्ति किसी अन्य कारक से संबंधित नहीं थी। भरपूर मात्रा में मॉन्स्टर कोर को देखकर जियान चेन उत्साह में मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पिछले कुछ दिनों से मिले पुरस्कार वास्तव में प्रचुर मात्रा में थे, इस हद तक कि इस पर विश्वास करना मुश्किल था। इतनी बड़ी मात्रा में मॉन्स्टर कोर जियान चेन के लिए काफी समय तक खेती करने के लिए पर्याप्त थे। उत्साहित मन से जियान चेन ने 3 स्पेस बेल्ट निकाली और उन्हें एक तरफ फेंक दिया। ये कुछ स्पेस बेल्ट उन भाड़े के सैनिकों से विशेष रूप से इस भविष्य के अवसर की तैयारी में ली गई थी। इसके तुरंत बाद जियान चेन ने राक्षस कोर को एक दूसरे से अलग करना शुरू कर दिया। 4 घंटे के बाद जियान चेन ने आखिरकार विभिन्न राक्षसों के कोर के बड़े ढेर को व्यवस्थित कर दिया। अब उसके सामने 3 ढेर थे, कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 के लिए एक एक। कुल मिलाकर लगभग 700 क्लास 1 मॉन्स्टर कोर, 900 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर और 600 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर है। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं पिछले कुछ दिनों में लगभग 2300 मॉन्स्टर कोर प्राप्त कर लूंगा। हाँ, ये वास्तव में मेरी अपेक्षा से कहीं बेहतर है। ऐसा लगता है कि मुझे वास्तव में तियानेक्सियो कबीले को धन्यवाद देना चाहिए। मुझे उन्हें उस महान अवसर के लिए धन्यवाद देना चाहिए जो उन्होंने मुझे दिया। जियान चेन ने सभी मॉन्स्टर कोर को देखकर खुद पर हंसा। जियान चेन ने फिर राक्षस कोर के प्रत्येक समूह को एक अलग स्पेस बेल्ट में रखा। फिर वह उस गुफा में लौट आया जिसमें वह कुछ समय से रह रहा था। प्रवेश द्वार को ढकने के बाद उसने साधना फिर से शुरू कर दी। गुफा इतनी अंधेरी थी कि वह अपना हाथ भी नहीं देख पा रहा था। जियान चेन वहां एक स्थिर मूर्ति की तरह पैर मोड़कर बैठा था। अगर उसकी सांसों की हल्की आवाज न होती तो लोग उसे सच में एक जीवित मूर्ति समझ लेते। जैसे जैसे जियान चेन ने राक्षस के भीतर से ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा, उसके भीतर का संत बल लगातार मजबूत होता जा रहा था। संत गुरु बनने के बाद साधना के लिए जरूरी मांग न सिर्फ बढ़ गई, बल्कि जियान चेन की अवशोषण गति भी दोगुनी हो गई। महान संत बनने से पहले उसे एक रात में 3 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर का उपभोग करने की जरूरत थी, जिसका मतलब था कि उसने बिना रुके एक दिन की साधना के लिए लगभग 10 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर का उपभोग किया। अब जबकि उसकी अवशोषण गति तेज थी, जियान चेन को एक रात में अवशोषित करने के लिए 6-7 मॉन्स्टर कोर की जरूरत होगी। इसके आधार पर वह एक दिन में लगभग 20 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर का उपभोग करेगा। हालांकि उसे जितने क्लास 3 मॉन्स्टर कोर खाने थे वह बहुत ज्यादा था, लेकिन जियान चेन मॉन्स्टर कोर की कमी के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। न केवल उसके स्पेस बेल्ट में सैकड़ों क्लास 3 मॉन्स्टर कोर थे, बल्कि वह मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में भी था। वह जब चाहे गहरे क्षेत्रों में प्रवेश कर सकता था और क्लास 4 मैजिकल बीस्ट को मार सकता था। क्लास 4 मॉन्स्टर कोर में बहुत ज्यादा ऊर्जा थी और यह क्लास 3 मॉन्स्टर कोर से कहीं ज्यादा थी। बाहरी दुनिया में जियान चेन का नाम, साथ ही जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में उसने जो कुछ भी किया था वह सब इस समय हर जगह फैल रहा था। जब ये सब हो रहा था, जियान चेन अंधेरी गुफा में क्रॉस लेग बैठा था, परिश्रमपूर्वक अपनी ताकत बढ़ा रहा था। समय तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही 1 साल बीत चुका था। इस साल के भीतर जियान चेन ने बाहरी दुनिया में जो हंगामा मचाया था वह धीरे धीरे शांत हो गया था। वेक सिटी बहुत पहले ही अपने मूल तरीकों पर वापस आ गई थी। अब और 1 साल पहले के बीच इतना बड़ा अंतर नहीं था। एकमात्र अंतर यह था कि वेक सिटी का तियानेक्सियो कबीला खत्म हो गया था। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के भीतर लोगों का कोई निशान नहीं था। श्रेणी 4 के जादुई जानवर अपनी मर्जी से इस क्षेत्र में घूमते थे और यह ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां कोई भी आसानी से घूम सकता था। इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आधे महीने तक बिना किसी इंसान के निशान के रह सकता था। यह एक बेहद आम घटना थी।
इस समय एक हरा काला कोहरा धीरे धीरे पास में उठ रहा था। भुने हुए मांस की खुशबू हवा के साथ हवा में उड़ रही थी, जो धीरे धीरे सभी दिशाओं में फैल रही थी। एक सूती वस्त्र पहने हुए युवक को पैरों पर पैर रखकर बैठे हुए देखा जा सकता है। उसके ठीक सामने एक अलाव जल रहा है, जो तेजी से जल रहा है, तथा उस पर जादुई पशु के मांस का एक टुकड़ा पकाया जा रहा है। ये युवक 20 साल से ज्यादा उम्र का नहीं लग रहा था। उसके लंबे बाल घास के टुकड़े से पोनीटेल में बंधे हुए थे। ये युवक बेहद खूबसूरत था। उसके चेहरे की बनावट बेदाग थी और उसका लुक भी नाजुक और बदमाश जैसा था। उसके शांत चेहरे पर ऐसा आकर्षण था जो दुनिया की किसी भी महिला को मार सकता था। ये युवक जियान चेन था। इस एक साल में जियान चेन ने जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। भाड़े के सैनिकों से राक्षस कोर का उपयोग करने के एक साल बाद व्यावहारिक रूप से कोई भी वर्ग 3 राक्षस कोर नहीं बचा था। केवल वर्ग 1 और 2 राक्षस कोर बचे थे। उस एक साल में सभी वर्ग 3 राक्षस कोर पूरी तरह से समाप्त हो गए थे और इसलिए जियान चेन केवल वर्ग 4 राक्षस कोर का उपयोग कर सकता था। जल्द ही यहां तक कि वर्ग 4 राक्षस कोर का भी उपयोग किया गया, जिसके कारण जियान चेन को पर्वत श्रृंखला की गहराई में जाना पड़ा और खेती जारी रखने से पहले वर्ग 4 जादुई जानवरों का शिकार करना और उन्हें मारना पड़ा। बार बार जियान चेन ने एक पूरे साल तक राक्षस कोर का उपयोग करके साधना जारी रखी थी। जियान चेन बहुत पहले ही प्राथमिक संत मास्टर स्तर को छोड़कर शीर्ष संत मास्टर स्तर पर पहुंच चुका था। उसकी ताकत उस बिंदु पर पहुंच गई थी जहां क्लास 4 के जादुई जानवर को मारना भी कोई समस्या नहीं थी। एक साल बीत गया है, समय कितनी जल्दी बीत जाता है। ऐसा लगता है कि मुझे अब बाहर निकलकर घूमना चाहिए और अपनी ताकत को स्थिर करना चाहिए। राक्षस कोर का उपयोग करके साधना करने के बाद राक्षस कोर की ऊर्जा से केवल अराजक प्रकृति का एक छोटा सा अवशेष बचा था। जियान चेन ने कैंप फायर के सामने खुद से कहा। भरपेट खाने के बाद जियान चेन ने जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की गहराई से बाहर निकलने से पहले आग बुझा दी। उसने बहुत पहले ही पर्वत श्रृंखला छोड़ने की योजना बना ली थी, इसलिए उसने बाद में खेती करने के लिए कुछ क्लास 4 मॉन्स्टर कोर तैयार कर लिए थे। क्लास 4 के जादुई जानवर शायद ही कभी जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के दिल के आसपास घूमते थे, इसलिए यह आमतौर पर बाहरी परतों की तुलना में अधिक शांतिपूर्ण था, क्योंकि क्लास 4 के जादुई जानवर भी क्लास 1 या 2 के जादुई जानवरों की तरह आम नहीं थे। इस मामले में क्लास 4 के जादुई जानवर से मिलना आसान काम नहीं था और क्लास 3 के जादुई जानवर को ढूंढना और भी आसान होगा। जैसे ही जियान चेन सावधानी से जंगल से बाहर निकला, अचानक उसके पीछे से एक बड़ी आवाज आई। जिस दिशा में उसका कान कंपन कर रहा था, उस दिशा में देखते हुए जियान चेन ने देखा कि जिस जमीन पर वह खड़ा था वह भी थोड़ा कांपने लगी थी। अध्याय 160 कक्षा 5 के जादुई जानवर का प्रकट होना। जियान चेन ने अचानक आसमान को हिला देने वाली दहाड़ सुनी तो वह गंभीर हो गया। चिल्लाने की दिशा में देखते हुए उसने मन ही मन सोचा, एक साधारण दहाड़ का इतना तीव्र प्रभाव होने के लिए यह एक पीक क्लास 4 जादुई जानवर होना चाहिए। जैसे ही जियान चेन ने ये सोचा, ऊर्जा की एक भयानक रूप से मजबूत लहर उसके पास आ गई। ऊर्जा की यह लहर इतनी मजबूत थी कि इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था, क्योंकि यह हवा में फैल गई और तबाही मचा दी। कई प्राचीन ऊंचे पेड़ धीरे धीरे ऊर्जा के स्रोत की ओर खींचे चले आ रहे थे, क्योंकि यह आकाश में किसी भी चीज को दबा रहा था। जियान चेन और भी गंभीर हो गया जब उसने वातावरण में इस चरम परिवर्तन को महसूस किया। वह पहले तो अपनी ओर आती ऊर्जा की लहर से चौंक गया था, लेकिन अब वह स्तब्ध था और खुद को ये कहने से नहीं रोक सका, इस शक्ति के साथ यह एक क्लास 5 जादुई जानवर भी हो सकता है। ऊर्जा की लहर का फैलाव बहुत तेज था। एक पल में वह उस जगह पहुंच गई जहां जियान चेन खड़ा था, लेकिन उस पल में ऊर्जा की शक्ति कम होने लगी थी और फिर उसके कानों में एक तेज सीटी की आवाज के अलावा कुछ नहीं रह गई। जियान चेन के कपड़े हल्के से उड़ गए और उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ने लगे। जादुई जानवर की गुस्से भरी दहाड़ पूरे इलाके में विस्फोटक ध्वनि के साथ सुनाई देती रही। ऊर्जा की लहरें एक साथ जमीन को हिलाकर तबाही मचाती रहीं। जियान चेन का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उसने 2 अलग अलग दहाड़ें सुनी। उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी थी और वह बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि 2 क्लास 5 जादुई जानवर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जियान चेन तुरंत दहाड़ की दिशा में भाग गया। ऊर्जा तरंग से हुई क्षति के बाद जियान चेन तेजी से उस ओर गया जहां लड़ाई हो रही थी। जियान चेन से 500 मीटर आगे 2 क्लास 5 जादुई जानवर एक दूसरे के खिलाफ जोरदार लड़ाई कर रहे थे। हर बार जब वे आपस में भिड़ते थे तो हर दिशा में ऊर्जा की एक तेज लहर उठती थी। यहां तक कि जमीन भी गड्ढों से भरने लगी थी, क्योंकि 2 जादुई जानवर एक दूसरे से लड़ रहे थे। गड्ढे कुछ मीटर गहरे थे।
आसपास के पेड़ उखड़ गए और इधर उधर बिखर गए और कुछ तो आसमान में दूर तक उड़ गए और लंबी घास सिर्फ एक महीन चूर्ण बन गई। 2 श्रेणी 5 जादुई जानवरों से बचने के लिए 500 मीटर दूर छिपकर जियान चेन एक झाड़ी में खड़ा था और जानवरों को चौकस निगाहों से लड़ते हुए देख रहा था। हालांकि दोनों जादुई जानवर तेज गति से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जियान चेन उनकी लड़ाई की बारीकियां साफ साफ देख सकता था। लड़ रहे 2 जादुई जानवरों में से एक का रंग रात जितना काला था और उसका शरीर गाय के आकार का था। हालांकि उसके कंधों के पीछे उतने ही काले पंख थे। दूसरी तरफ एक छोटा लेकिन बर्फीले सफेद कुत्ते जैसा जादुई जानवर था। हालांकि दोनों जादुई जानवर पूरी तरह से अलग अलग आकार के थे, लेकिन जिस तीव्रता से वे लड़ रहे थे वह एक ही थी। हो हो उनके मुंह से लगातार गुस्से से भरी गुर्राहटें निकल रही थीं, मानो ऊर्जा की गोली हवा में लहरा रही हो। जैसे ही जादुई जानवरों के मुंह से दहाड़ें निकली, हवा कंपन से हिल गई और इलाके में हर दूसरी आवाज दब गई। ये वास्तव में एक क्लास 5 जादुई जानवर की ताकत है, जियान चेन ने टिप्पणी की, क्योंकि उसने 2 जादुई जानवरों की लड़ाई देखी थी। उसका पूरा शरीर उसके नीचे की जमीन के हिलने के बावजूद मजबूती से अपनी जगह पर खड़ा था। हालांकि वह 2 जादुई जानवरों का ध्यान आकर्षित करने और अवांछित मुसीबत को आमंत्रित करने से डरता था। जियान चेन की वर्तमान ताकत एक शीर्ष संत मास्टर की है और वह किसी भी शीर्ष श्रेणी 4 जादुई जानवर से नहीं डरता है। इसके बावजूद जियान चेन को पूरी तरह से विश्वास नहीं था कि वह शक्ति के इस प्रदर्शन के बाद 2 श्रेणी 5 जादुई जानवरों से भाग सकता है। यद्यपि श्रेणी 5 के जादुई जानवर और श्रेणी 4 के जादुई जानवर के बीच केवल एक स्तर का अंतर था, तथापि दोनों के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर के समान था। दोनों जादुई जानवर आधे दिन से ज्यादा समय तक लड़ते रहे, फिर उनकी गुर्राहटें कमजोर पड़ने लगीं। इस समय तक दोनों के शरीर पर निशान और घाव हो गए थे और वे मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। उनके पेट ऊपर नीचे हो रहे थे और वे बेचैनी से सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा दयनीय दृश्य देखकर जियान चेन खुद को सोचने से रोक नहीं पाया। इससे लगता है कि दोनों पक्ष पहले से ही एक नुकसानदेह गतिरोध में हैं। उनके पास खड़े होने की भी ऊर्जा नहीं है और वे पूरी तरह से थक चुके हैं। जियान चेन को अचानक आत्मविश्वास की लहर महसूस हुई, यहां तक कि उसके अंदर का खून भी प्रत्याशा में उबलने लगा और उसका दिल धड़कने लगा। जियान चेन जमीन पर लेटा हुआ था और उसके चेहरे पर थोड़ी सी हिचकिचाहट थी। अपने आप से बहुत बहस करते हुए वह आखिरकार एक निष्कर्ष पर पहुंचा। अपने होंठ काटते हुए वह जमीन पर खड़ा हो गया और जल्दी से उस जगह पर पहुंचा जहां जादुई जानवर थे। दोनों जादुई जानवरों को आखिरकार एहसास हुआ कि जियान चेन तेजी से उनके करीब आ रहा है और इसलिए उन्होंने एक और गुस्से से दहाड़ लगाई। उनकी आंखें जियान चेन पर खतरनाक तरीके से चमक उठीं, लेकिन इसके अलावा वे कुछ और नहीं कर सकते थे। जैसे ही वह उन दोनों से 100 मीटर की दूरी पर पहुंचा, जियान चेन अचानक रुक गया और उसका चेहरा अस्वाभाविक रूप से गंभीर हो गया। भले ही उसके सामने के जादुई जानवर घायल हो गए थे, लेकिन इससे जियान चेन की सतर्कता कम नहीं हुई। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जियान चेन ने एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए 2 क्लास 5 जादुई जानवरों की ओर कदम बढ़ाया। उसी समय उसके हाथ में हल्की हवा की तलवार दिखाई दी, जिसके ब्लेड के चारों ओर एक धुंधली चमक थी, जैसे कि उसे निगल रही हो। कक्षा 5 के सभी जादुई जानवर काफी बुद्धिमान थे। उन्हें बहुत पहले ही पता चल गया था कि जियान चेन क्या करने की कोशिश कर रहा था। जियान चेन पर एक और धमकी भरी दहाड़ के साथ उन्होंने उसे चेतावनी दी कि वह और करीब न आए। जियान चेन ने जादुई जानवरों की गुस्से भरी दहाड़ पर ध्यान नहीं दिया और सावधानी से उनके करीब पहुंच गया। उसी समय जियान चेन जादुई जानवरों को मारने के लिए उन पर हमला करना चाहता था, लेकिन अपने स्वास्थ्य की खातिर उसे ज्यादा सावधान रहना पड़ा। आखिरकार ये क्लास 5 के जादुई जानवर थे, क्लास 4 के जादुई जानवर नहीं।